बहुत सी समस्याएं हैं और बहुत सी उलझनें हैं, लेकिन ऐसी एक भी उलझन नहीं जो मनुष्य हल करना चाहे और हल न कर सके। लेकिन यदि मनुष्य सोच ले कि हल हो ही नहीं सकता, तब फिर सरल से सरल उलझन भी सदा के लिए उलझन रह जाती। इस देश का दुर्भाग्य है कि हमने बहुत सी उलझनों को ऐसा मान रखा है कि वे सुलझ ही नहीं सकती हैं। और एक बार कोई कौम इस तरह की धारणा बना ले तो उसकी समस्याएं फिर कभी हल नहीं होती। जैसे बड़ी से बड़ी हमारी समस्या गरीबी की, दरिद्रता की, दीनता की है। लेकिन इस देश ने दीनता, दरिद्रता को दूर करने की बजाय ऐसी व्याख्याएं स्वीकार कर ली हैं जिनसे दरिद्रता कभी भी दूर नहीं हो सकेगी। बजाय दरिद्रता को समझने के कि हम उसे कैसे दूर कर सकें, हमने दरिद्रता को इस भांति समझा है कि हम कैसे उसे स्वीकार कर सकें। दूर करना दूर, स्वीकार करने की प्रवृत्ति ने उसे स्थायी बीमारी बना दिया है। सोचा नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन गलत ढंग से सोचा। और कोई न सोचे तो कभी ठीक ढंग से सोच भी ले, लेकिन एक बार गलत ढंग से सोचने की आदत बन जाए तो हजारों साल पीछा करती। गरीब हम बहुत पुराने समय से हैं। सच तो यह है कि हम अमीर कभी भी नहीं थे, हो भी नहीं सकते थे। देश के सोने की चिड़िया होने की बातें हैं, वे बातें कुछ लोगों के लिए हमेशा सच रही हैं, पूरे देश के लिए कभी नहीं। कुछ लोगों के लिए यह देश हमेशा सोने की चिड़िया था, अब भी उनके लिए है, लेकिन पूरे देश के लिए सोने की चिड़िया की बात बिल्कुल बेमानी है। देश हमेशा से गहरी गरीबी में रहा है। सच तो यह है कि हम इतने गरीब थे कि गरीबी के खिलाफ विद्रोह भी हम नहीं कर सके। गरीबी के खिलाफ भी विद्रोह तब शुरू होता है जब अमीरी थोड़ी सी फूटनी शुरू हो जाती। गरीब गरीबी के खिलाफ विद्रोह भी नहीं कर सकता है। बहुत गरीब कैसे विद्रोह करेगा? अस्पताल जाने के लिए भी बिल्कुल बीमार होना काफी नहीं, थोड़ा सा स्वास्थ्य चाहिए ताकि अस्पताल तक जाया जा सके। जब अमीरी की थोड़ी सी किरणें फूटनी शुरू होती हैं, तब गरीबी के खिलाफ विद्रोह शुरू होता है। जब गरीबी इतनी ज्यादा होती है कि हमारे प्राण और हमारी आत्मा सब उसमें डूब जाती हैं, तो गरीबी के खिलाफ बगावत भी पैदा नहीं होती। ये देश बहुत पुराने समय से, सदा से, सनातन से गरीब है। ये गरीबी हमने सोचा इस पर, हमारे विचारकों ने न सोचा हो ऐसा नहीं, लेकिन हमारे विचारकों ने इस गरीबी को इस भांति सोचा ताकि ये स्वीकृत हो जाए, अंगीकार हो जाए। हमने गरीबी के लिए व्याख्याएं की और हमारी सबसे खतरनाक व्याख्या ये थी कि हमने गरीबी को व्यक्ति के कर्मों से जोड़ दिया। ये इतनी खतरनाक, इतनी सुसाइडल, इतनी आत्मघाती व्याख्या थी कि इसके कारण हम 5000 साल गरीब रहे। और अगर ये व्याख्या अब भी जारी रहती है, और ऐसा लगता है कि अब भी जारी है, साधु और संत और महात्मा गांव-गांव लोगों को यही समझाते फिर रहे, आदमी गरीब है अपने पिछले जन्मों के फल के कारण। गरीबी को पिछले जन्मों से जोड़ देने का मतलब यह है कि गरीबी नहीं बदली जा सकती, उसके बदलने का कोई उपाय नहीं, उसे भोगना ही पड़ेगा। वो अपने कर्मों का फल है। अगर मैंने आग में हाथ डाला है तो अब जल गया हूं, तो भोगना ही पड़ेगा। पिछले जन्मों के कर्मों को अब बदलने का कोई उपाय नहीं। पिछले जन्मों के कर्म वे हैं जो हो चुके, और उनका फल गरीबी मुझे आज भोगना पड़ रहा है। हमने एक व्याख्या की जिसने गरीबी पर सील मोहर लगा दी कि इसे अब कभी नहीं तोड़ा जा सकता, गरीबी भोगनी ही पड़ेगी। और अगर गरीबी मिटानी हो तो इस जन्म में अच्छे कर्म करो ताकि अगले जन्म में गरीबी न रहे, अमीर हो जाएं। और अच्छे कर्मों में निश्चित ही बगावत नहीं आती, अच्छे कर्मों में विद्रोह नहीं आता।
अच्छे कर्मों में क्रांति नहीं आती, अच्छे कर्मों में आती है शांति। क्रांति तो बुरे कर्मों का ही हिस्सा है। इसलिए शांति से जियो, संतोष से जियो, सांत्वना रखो, अगले जन्म की प्रतीक्षा करो। गरीबी सुनिश्चित हो गई, उसको बदलने का कोई उपाय ना रहा। एक बार जब हमने ये तय कर लिया कि व्यक्ति अपने कर्मों का फल भोग रहा है गरीबी के रूप में, तो फिर गरीब पर दया करना भी बेमानी हो गया। गरीब के साथ सहानुभूति भी व्यर्थ हो गई। अगर मैं अपने कर्मों का फल भोग रहा हूं तो दया और सहानुभूति की क्या जरूरत है? इसलिए यह देश गरीबी के प्रति बिल्कुल इनसेंसिटिव हो गया, संवेदनहीन हो गया। अगर एक आदमी सड़क पर भीख मांग रहा है तो उस पर दया करने का कोई भी तो अर्थ नहीं है। वो अपने कर्मों का फल भोग रहा है, अपने कर्मों का फल भोगना ही चाहिए। और अगर मैं उसे 2 पैसे दान कर रहा हूं तो उस भिखमंगे पर दया करके नहीं, वे 2 पैसे में दान कर रहा हूं अगले जन्म में फिर अमीर होने के लिए शुभ कर्म कर रहा हूं। उस भिखमंगे से उन 2 पैसे के दान का कोई संबंध नहीं। उस गरीब पर दया करने का कोई सवाल नहीं है। सिर्फ एक सवाल है कि उस पर दया करके मैं स्वर्ग की सीढ़ियों पर पैर रख सकता हूं। गरीब की गरीबी मेरे लिए सीढ़ियों का काम बन सकती है, स्वर्ग तक पहुंचा सकती है। दान को बुनियादी धर्म कहा है, इसलिए नहीं कि उससे गरीब को कुछ हित होगा, गरीब अपना फल भोग रहा है। दान से अमीर को हित होगा कि वो स्वर्ग के द्वार खोल लेगा। दान चाबी। करपात्री जी ने एक किताब लिखी है और उसमें लिखा है कि समाजवाद कभी नहीं आना चाहिए, क्योंकि जिस दिन समाजवाद आ जाएगा उस दिन कोई गरीब ना होगा। जिस दिन कोई गरीब ना होगा, दान कौन देगा और कौन लेगा? और बिना दान के स्वर्ग का दरवाजा बंद है, स्वर्ग का दरवाजा बंद हो जाए। गरीब रहना चाहिए ताकि हम उस पर सीढ़ियां बना सके। दीन दरिद्र रहना चाहिए ताकि उसके कंधे हमारे पैर रख के हम ऊपर जा सके। इतनी संवेदनहीनता गरीबी के प्रति हम में पैदा हुई हमारी व्याख्या के कारण। एक बार व्याख्या हम ऐसी कर लें तो फिर संवेदनहीन हो जाते। पुराने जमानों में यज्ञों में हम गाय को, बैल को और कुछ लोग कहते हैं आदमी को भी काटते थे, लेकिन मजे से काटते थे। काटने वाले को जरा पीड़ा ना होती थी, क्योंकि मान्यता ये थी कि काटा गया बकरा, काटी गई गाय स्वर्ग पहुंच जाती है। और जब स्वर्ग भेज रहे हैं तो काटने में तकलीफ क्या? तो यज्ञ में हिंसा के प्रति हम संवेदनहीन हो गए थे। कोई संवेदना का सवाल ना था, हम स्वर्ग भेज रहे। वो तो कुछ लोग इस मुल्क में हुए चारवाक, और उन्होंने कहा कि फिर अपने पिता को क्यों नहीं काट देते हो, स्वर्ग चला जाएगा। तब हमको ख्याल आया कि हम बकरे और गाय के साथ क्या कर रहे हैं। लेकिन उस दिन तो गाय और बकरे को काटने वाला आदमी बड़ा कीमती था। एक शब्द आपने सुना होगा, आज कोई भी लिखता है अपने नाम के पीछे शर्मा, लेकिन आपको पता ना होगा कि शर्मा का मतलब क्या है। शर्मा का मतलब है जो यज्ञ में गाय बैल काटता था। शर्मन का मतलब काटने वाला। ये बड़ा गंदा शब्द है, इसका मतलब ही है काटने वाला। शर्मन काट दे। तो वो जो काटता था गाय बैल को बड़ा कीमती आदमी था, क्योंकि वो गाय बैल को स्वर्ग पहुंचाता था, तो वो बड़ा पूज्य था। लेकिन आज हम नहीं सोच सकते इस भाषा में। आदमी संवेदनहीन हो सकता है अगर व्याख्या उसे ऐसी मिल जाए। गरीब के प्रति हम संवेदनहीन हो गए, गरीबी के प्रति भी संवेदनहीन हो गए। और जब पिछले जन्मों का कर्म का फल है तो अब कुछ भी नहीं किया जा सकता। गरीबी को स्वीकार ही करना होगा। एक उस व्याख्या में एक दूसरी व्याख्या भी सम्मिलित थी कि गरीबी प्रत्येक व्यक्ति की निजी जिम्मेवारी, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर मैंने बुरे कर्म किए हैं तो मैं गरीब हूं, और अच्छे कर्म किए हैं तो मैं अमीर हूं। गरीबी और अमीरी से समाज का कोई संबंध नहीं है, व्यक्ति का सीधा संबंध। ये व्याख्या भी बड़ी महंगी पड़ी, क्योंकि वस्तुतः अमीरी और गरीबी सामाजिक संदर्भ में अर्थ रखती। कोई व्यक्ति अकेला ना अमीर हो सकता ना गरीब हो सकता। समाज की व्यवस्था में कोई अमीर होता है और कोई गरीब होता है।
गरीबी और अमीरी सामूहिक दायित्व है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यह ख्याल ही नहीं पैदा हुआ क्योंकि हमने व्यक्ति को जिम्मेवार ठहरा दिया था। इसलिए हम 5000 साल गरीब रहे, लेकिन ये व्याख्याएं अब भी हमारे मन में चलती, अब भी हमारे मन इनसे घिरे, अब भी हमारे मन इनसे मुक्त नहीं हो गए। ये ध्यान रखना जरूरी है कि गरीबी को तोड़ना हो तो ये व्याख्याओं में आग लगा देनी पड़ेगी, ये चिंतन बदलना पड़ेगा। गरीबी हमारा सामाजिक दायित्व है, लेकिन इतने से ही गरीबी मिट न जाएगी, इतने से सिर्फ गरीबी को मिटाने की सुविधा पैदा होगी। ये हमारी पुरानी आदत की गरीबी को या तो पिछले जन्मों पे छोड़ो, या व्यक्ति के कर्मों पे छोड़ो, या भाग्य पर या भगवान पर, हमें और भी खतरों में ले गई। फिर हमने दूसरे पर छोड़ने की आदत से हमने कहा कि अंग्रेजों ने हमें लूट लिया इसलिए हम गरीब हैं। अंग्रेजों के लूटने की वजह से थोड़ी हमें परेशानी हुई है, लेकिन उस वजह से हम गरीब नहीं हैं। अंग्रेजों के लूटने के पहले भी हम गरीब थे। और अगर हमने ऐसा सोचा कि अंग्रेजों ने लूट लिया इसलिए हम गरीब हैं, तो फिर हमने गरीबी को ठहरा लिया कि अब क्या कर सकते हैं, लूट ही गए, गरीब रहना पड़ेगा। नहीं, मूल कारण खोजने की हमारी प्रवृत्ति नहीं। फिर अभी एक नई बात पैदा हुई कि पूंजीपति शोषण कर रहा है इसलिए हम गरीब हैं। ये बात भी बहुत खतरनाक और झूठी। पूंजीपति शोषण नहीं कर रहा था तो भी हम गरीब थे। और अगर आज पूंजीपति के पास जितना पैसा है वो बांट दिया जाए तो देश अमीर नहीं हो जाएगा, ये भी ख्याल में रख लेना जरूरी है। मुझे एक घटना याद आती है। एक अमेरिकन अरबपति रॉथस्चाइल्ड से एक साम्यवादी विचारक मिलने गया और उसने रॉथस्चाइल्ड को कहा कि तुम्हारी वजह से मुल्क गरीब है, हजारों लोग गरीब हैं। तो रॉथस्चाइल्ड ने कागज उठाया, कलम उठाई, कुछ हिसाब लगाया और $1.5 उस साम्यवादी विचारक को दे दिया और कहा ये ले जाओ। उसने कहा क्या मतलब आपका, इससे क्या मतलब? रॉथस्चाइल्ड ने कहा जिनको और मांगना हो वो आ जाएं। मेरे पास जितनी संपत्ति है अगर मैं उसमें सारी दुनिया की आबादी का भाग दूं तो आधा $1 एक एक आदमी के जुम्मे पड़ता है। ये मैं बांटे देता हूं और जिसको भी मांगना हो वो ले जाए। लेकिन क्या तुम सोचते हो दुनिया अमीर हो जाएगी? अगर आज हिंदुस्तान में 10 पूंजीपतियों की संपत्ति को बांट दिया जाए तो क्या आप सोचते हैं ये देश समृद्ध हो जाएगा? इंदिरा जी और उनके साथी इसी भ्रम में पड़े कि अमीरों को बांट देने से कोई देश की गरीबी मिट जाए। हां, गरीब का क्रोध पूरा हो जाएगा, लेकिन क्रोध के पूरे होने से गरीबी नहीं मिट सकती। गरीब की शत्रुता पूरी हो जाएगी, गरीब की ईर्ष्या पूरी हो जाएगी, लेकिन गरीब की ईर्ष्या पूरे हो जाने से कोई गरीबी नहीं मिट जा सकती। गरीबी के कारण गहरे हैं और अगर हम न समझ पाए तो हम एक बहुत बड़े खतरे की हालत में खड़े। हमने पुरानी व्याख्या के कारण बहुत परेशानी उठाई, हमारी नई व्याख्या भी खतरनाक सिद्ध हो सकती है। अगर हमने ये समझ लिया कि कुछ पूंजीपतियों के कारण देश गरीब है और हमने उनको बांटने की कोशिश की तो हम सिर्फ गरीबी को बांट लेंगे और हम कुछ भी न कर पाएंगे। अमीरी बांटने के लिए देश के पास है ही नहीं, धन भी तो चाहिए ना बांटने के लिए। समाजवाद क्या बांट सकता है? धन हो तो बांट सकता है। समाजवाद गरीबी को बांटेगा तो क्या परिणाम हो सकता है? पूंजीपति जिम्मेवार है। इस भाषा में अगर गरीब ने सोचा तो गरीबी मिटने वाली नहीं, फिर वो मूल कारण पे नहीं जा रहा है। विनोबा ने वैसी भूल की, वो गांव-गांव गए और गरीबों से जमीन मांग ली और जमीन देने वाला भी गरीब हो गया। 5 एकड़ थी, उसने 2 एकड़ दान कर दी, उसके पास 3 ही एकड़ बचे। देश इतना गरीब है कि बांटने की बात अगर हमने की तो सिर्फ गरीबी बटेगी। अमीरी होना चाहिए ना बांटने के लिए। घर में कुछ बांटने को हो तभी तो बांट सकते हैं, घर में बांटने को ही ना हो तो क्या बांटिएगा? देश की गरीबी के कारण और भी गहरे हैं, लेकिन क्रोध गरीब का है, स्वाभाविक है। और इसलिए समाजवाद की बात गरीब को बड़ी अर्थपूर्ण मालूम होती है। मैं खुद समाजवादी हूं, लेकिन मैं समझता हूं कि अभी 50 साल तक इस देश को समाजवादी बनाने की चेष्टा अत्यंत अप्रौढ़, चाइल्डिश और बचकानी। 50 साल तक इस देश को समाजवादी बनाने की कोशिश
ऐसे ही है जैसे मां के पेट से 5 महीने के बच्चे को बाहर निकाल लिया जाए। वो बच्चा भी मरेगा और उसके मां के बचने की भी उम्मीद बहुत कम है। जब तक कोई देश ठीक से संपत्ति पैदा ना कर ले तब तक समाजवाद सपना है। सपने देखने बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनको रूपांतरित करना जिंदगी में बहुत कठिन है। अगर समाजवाद के लिए कोई भी रास्ता जाता है, निश्चित ही मास्को तक पहुंचना पड़ेगा। लेकिन मैं बड़ी उल्टी बात आपसे कहना चाहता हूं, मास्को तक जो निकटतम रास्ता है वो वाया वाशिंगटन जाता है, और कोई रास्ता ही नहीं जाता। वो जो वाशिंगटन में वाल स्ट्रीट है, उसके ही आखिरी छोर पर क्रेमलिन के लाल सितारे चमक सकते हैं, और कोई रास्ता नहीं। अगर हमने वाशिंगटन से बच के जाने की कोशिश की तो ये देश आगे भी गरीब रह जाएगा, और ज्यादा गरीब हो सकता है। पूंजी पैदा होनी चाहिए, तब पूंजी बांटी जा सकती है। लेकिन हमारी पुरानी आदत है किसी दूसरे को जिम्मेदार ठहरा देने की, भाग्य को, पिछले जन्म को, भगवान को, ब्रिटिश साम्राज्य को, अब पूंजीपति को। लेकिन हम अपनी जीवन व्यवस्था के बुनियादी आधारों पर सोचने की तैयारी नहीं दिखाते, जिनकी वजह से हम गरीब हैं। मैं उन कारणों के संबंध में कुछ बात आपसे कहना चाहता हूं। इस समय चूंकि बात बहुत गर्म है, लेकिन पॉलिटिकल स्टंट से ज्यादा नहीं। इस समय बात बहुत गर्म है। इस समय समाजवाद की बात बड़े जोर से चर्चा में है, लेकिन समाजवाद की बात से समाजवाद नहीं आता। समाजवाद आसमान से नहीं उतरेगा। समाजवाद तो हमें विकसित करना होगा, और हम जो कि संपत्ति ही पैदा नहीं कर पाए, पूंजी ही पैदा नहीं कर पाए, कैसे समाजवाद को ला सकते? पूंजीवाद समाजवाद का पहला चरण है। यह देश अभी ठीक अर्थों में पूंजीवादी भी नहीं है। ध्यान रहे, समाजवाद पूंजीवाद से उल्टी व्यवस्था नहीं है। समाजवाद पूंजीवाद का चरम विकास है। पूंजीवाद जब पूरी तरह विकसित होता है तो समाजवाद में रूपांतरित हो जाता है। जब पूंजी इतनी अतिरेक हो जाती है कि उसे व्यक्ति के पास रखने का कोई अर्थ नहीं होता, तभी वो समाज में ओवरफ्लो करती, तभी वो समाज में बढ़ सकती। लेकिन जब तक पूंजी बहुत कम है, तब तक समाजवाद सुसाइडल, आत्मघाती है, अपने हाथ से मर जाने का उपाय है। लेकिन यह कठिन है आज समझना। आज बहुत कठिन है, मुश्किल है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि पूंजीपति को बांट दो तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन पूंजीपति को बांटने से क्या ठीक हो जाएगा? पूंजीपति को बांटने से कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। सिर्फ पूंजी को पैदा करने की जो व्यवस्था थी वो भी टूट जाएगी। पूंजी को पैदा करने का जो इंसेंटिव था, जो प्रेरणा थी, वो भी टूट जाएगी। और हमारे जैसे आलसी, प्रमाद से भरे हुए भाग्यवादी देश में अगर पूंजी को पैदा करने की प्रेरणा भी टूट जाए तो शायद हम अपने इतिहास का सबसे दुर्दिन का दिन देखना शुरू कर देंगे। लेकिन अनुभव हमें कुछ भी नहीं सिखाता। जिन जिन व्यवस्थाओं को सरकार ने अपने हाथ में लिया है समाजवाद के नाम पर, वे सारी व्यवस्थाएं असफल हैं। सरकार से कुछ भी चलता नहीं, क्योंकि चलाना तो आदमियों से पड़ेगा। मैं जिस प्रदेश से हूं, उस प्रदेश की सारी रोडवेज को, मोटर सर्विसेज को, बसेस को सरकार ने ले लिया। अभी उनकी कमेटी हुई, उनके कमेटी के चेयरमैन मुझे मिलने आए। उन्होंने कहा कि हमें 30 लाख साल का प्रतिवर्ष घाटा हो रहा है। एक आदमी के पास बस हो तो वो अमीर हो जाता है, इतना कमा लेता है। सारे प्रदेश की बस उनके पास है और 30 लाख साल का उनको घाटा हो रहा है। जहां जहां सरकार ने राष्ट्रीयकरण के नाम पर जो जो चीज अपने हाथ में ली है, वहां वहां नुकसान है। अगर पूरे देश की संपत्ति का उत्पादन राज्य के हाथ में चला जाए समाजवाद के नाम पर, तो ये देश आने वाले 20 वर्षों में और भी गरीब होगा, अमीर नहीं होगा। क्योंकि सिर्फ संपत्ति के उत्पादन के साधन हाथ में ले लेने से राज्य के कुछ भी नहीं हो सकता। इस देश के मानस को बदलना जरूरी है। वो मानस गरीब होने की पूरी तैयारी लिए बैठा है। उस मानस के संबंध में मैं कुछ बात करना चाहता हूं। पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूं कि समृद्ध होने के लिए
एक बहुत और तरह के विचार की जरूरत है जो हमारे मन में ही नहीं। एक छोटी सी कहानी से मैं समझाऊंगा। कन्फ्यूशियस ने लिखा है कि वो एक गांव से गुजरता था और उस गांव में उसने एक माली को अपने बगीचे में पानी सींचते देखा। बूढ़ा माली है, उसका जवान बेटा है। वो दोनों बैलों और घोड़ों की तरह मोट में जुटे और कुएं से पानी को निकाल रहे हैं। कन्फ्यूशियस हैरान हुआ क्योंकि तब तक ये इजाद हो गई थी कि आदमी की जगह घोड़े या बैल जोते जा सकते थे। कन्फ्यूशियस बूढ़े के पास गया, उसने कहा मालूम होता है तुम्हें पता नहीं है, अब तुम क्यों जुटे हो 24 घंटे इसमें, इसकी जगह घोड़े और बैल जोते जा सकते हैं। उस बुढ़े ने कहा धीरे बोलो कहीं मेरा बेटा न सुन ले। कन्फ्यूशियस ने कहा क्यों? उसने कहा पीछे आना। बेटे के चले जाने के बाद उस बूढ़े ने कहा अब बोलो मुझे पता है कि घोड़े जोते जा सकते हैं, लेकिन घोड़ा जोतने से मेरा जवान लड़का विश्राम करने लगेगा और श्रम जीवन की सबसे कीमती चीज है। मैं नहीं चाहता कि जवान लड़का विश्राम करने लगे। श्रम ही तो सब कुछ है, इसलिए मैं घोड़े नहीं लाना चाहता। मुझे यह भी पता है कि मशीन भी निकल गई है एक छोटी, जिससे हम पानी बाहर फेंक सकते हैं, लेकिन वो भी मैं नहीं लाना चाहता क्योंकि लड़का विश्राम करने लगेगा और जवानी में विश्राम बहुत बुरा है। कन्फ्यूशियस को भी ये बात जची है और उसने अपनी किताब में कहा है कि मुझे वो बूढ़ा बहुत ठीक मालूम पड़ा। हिंदुस्तान का मन हजारों साल से इस बात को ठीक समझ रहा है। वो ये समझ रहा है कि श्रम करना कोई बहुत ऊंची बात है। इधर पंडित नेहरू ने एक नारा दिया था आराम हराम, लेकिन कोई पूछे कि आदमी आराम के लिए जीता है या किसी और चीज के लिए जीता है। श्रम भी आदमी इसलिए करता है कि आराम को उपलब्ध हो सके, मेहनत भी इसलिए करता है कि विश्राम कर सके। विश्राम जीवन का लक्ष्य है, श्रम नहीं। श्रम केवल साधन है। भारत 5000 वर्षों से श्रम को साध्य बनाए हुए, साधन नहीं। वो कहता है श्रम जीवन का लक्ष्य। विनोबा भी वही कहते, गांधी भी वही कहते, नेहरू भी वही कहते, श्रम जीवन का लक्ष्य। श्रम जीवन का लक्ष्य ही नहीं, जीवन का लक्ष्य विश्राम है, जीवन का लक्ष्य आराम है। और आराम हराम नहीं है, क्योंकि लक्ष्य अगर हराम हो जाएगा तो पूरी जिंदगी हराम हो जाएगी। लेकिन आराम पाने के लिए श्रम करना पड़ता है। श्रम साधन है और जिसे आराम पाना हो उसे श्रम करना पड़ता है, लेकिन आराम के लक्ष्य को हटाया नहीं जा सकता। बड़े मजे की बात है, लेकिन हिंदुस्तान श्रम को बड़ा आदर देता है। श्रम से संपत्ति पैदा नहीं होती, ये आपको उल्टी बात मालूम पड़ेगी। हमें तो लगता है श्रम से ही संपत्ति पैदा होती है। नहीं, जो कौम विश्राम खोजने की कोशिश करती है वो श्रम से बचने की कोशिश में टेक्नोलॉजी का विकास करती है। जो कौम श्रम से बचने की कोशिश करती है वो टेक्नोलॉजी का विकास करती है। टेक्नोलॉजी सब्स्टिट्यूट है श्रम का। अगर मुझे आपके घर तक आना है तो मैं पैदल आ सकता हूं, पद यात्रा करूं तो आपको भी अच्छा लगेगा, अखबार भी खबर छापेंगे कि पद यात्री। लेकिन मैं पैदल चलने से बचना चाहता हूं, इसलिए साइकिल को ईजाद करता हूं। मैं पैदल चलने से बचना चाहता हूं, इसलिए कार ईजाद करता हूं। मैं पैदल चलने से बचना चाहता हूं, इसलिए हवाई जहाज ईजाद करता हूं। जो कौम श्रम से बचना चाहती है वो टेक्नोलॉजी को विकसित करती है। जो कौम श्रम को आदर करती है वो टेक्नोलॉजी को विकसित नहीं करती। टेक्नोलॉजी के अतिरिक्त धन कभी पैदा नहीं होता। धन होता है टेक्निक से पैदा, श्रम से नहीं। इसलिए जो कौम जितना विश्राम की आकांक्षा करती है उतने टेक्निक को विकसित करती चली जाती है। आप हैरान होंगे, दुनिया का सारा विकास उन लोगों ने किया है जो विश्राम के आकांक्षी हैं। दुनिया के सारे आविष्कार उन्होंने किए हैं जो विश्राम के आकांक्षी हैं। आपने ये कहावत सुनी होगी कि आवश्यकता आविष्कार की जननी। वो कहावत बहुत सच नहीं। विश्राम की आकांक्षा आविष्कार की जननी, विश्राम की आकांक्षा। इसलिए बुद्धिमान आदमी सब तरफ से विश्राम खोजता है। क्या शायद आपने सुना हो, एडिशन ने कोई 1000 आविष्कार किए। दुनिया में किसी एक आदमी ने इतने आविष्कार नहीं किए। एडिशन एक फैक्ट्री में काम करता था प्रारंभ में, और उसका काम इतना था केवल कि जब कोई फोन आए तो वो अपने मालिक को खबर कर दे। रात भर उसे जगना पड़ता था। किसी रात फोन आता भी था, किसी रात नहीं भी आता था। रात भर जगना पड़ता था। तो उसने एक तरकीब विकसित की रात भर सोने के लिए।
उसने फोन के साथ घंटी जोड़ी इतनी तेज कि उसकी नींद खुल जाए और वो मालिक को खबर कर सके। फिर वो निश्चिंत सोने लगा। महीनों बीत गए। जब कभी जोर से घंटी बजती वो उठ जाता और मालिक को खबर कर देता। ऐसे वो सोता। एक दिन उसकी घंटी बिगड़ गई, फोन आया और वो सोया रहा। मालिक पता लगाने आया कि क्या बात, क्योंकि मालिक ने अपनी पत्नी को ही फोन किया था, खबर करनी थी। आया तो वो मजे से सो रहा था। उसने उसे नौकरी से निकाल दिया, एडिसन को। उसने कहा कि तुम आलसी हो। एडिसन ने कहा कि मेरे आलस्य के कारण ही मैं घंटी का आविष्कार कर सका, लेकिन नौकरी से निकाल दिया वो भी सौभाग्य सिद्ध हुआ, क्योंकि फिर वो 1000 आविष्कार कर सका। और एडिसन ने लिखा है कि विश्राम की आकांक्षा से ही आविष्कार विकसित होते हैं। निश्चित ही जो कौम श्रम करने को बहुत आदर देगी, अब ये बड़ी उल्टी बात दिखाई पड़ेगी, लेकिन जिंदगी बड़ी उल्टी। जो कौम श्रम को बहुत आदर देगी वो आलसी हो जाएगी और विश्राम को उपलब्ध ना होगी। आलसी आदमी विश्राम को कभी उपलब्ध नहीं होता। विश्राम को तो वो उपलब्ध होता है जो ठीक से श्रम कर लेता है। आलसी कभी विश्राम को उपलब्ध नहीं होता। जो कौम श्रम पे जोर देगी, श्रम मनुष्य की स्वाभाविक आकांक्षा नहीं है, आकांक्षा तो विश्राम की है। श्रम हम करते ही इसलिए है कि सांझ विश्राम कर सके, और इसलिए निरंतर खोज होती चली जाती। अब ऑटोमेटिक यंत्र पश्चिम खोज लिया है और वो सारे आदमियों को सब श्रम से मुक्त कर देगा। क्या आप सोचते हैं कि आदमी श्रम से मुक्त हो जाएगा? नहीं, आदमी श्रम से मुक्त हो जाएगा, लेकिन 24 घंटे विश्राम में बैठे रहना अर्थपूर्ण नहीं। आदमी कुछ ना कुछ करेगा। श्रम क्रीड़ा और खेल और लीला हो जाएगी। दुनिया की सारी संस्कृति उन लोगों ने विकसित की है जो लीजर में और विश्राम में थे। ताजमहल के सपने उनने देखे हैं जो विश्राम में थे, और पिरामिड भी उन्होंने ही सोचे हैं जो विश्राम में थे। और संगीत और साहित्य और कला और मूर्तियां और चित्र और दर्शन सब विश्राम से पैदा हुआ है। सारी संस्कृति विश्राम से जन्मी है, लीजर क्लास से पैदा हुई। अगर हम सारे जगत को किसी दिन विश्राम में ला सके तो संस्कृति का इतना एक्सप्लोजन होगा कि पिकासो को ढूंढने कोई पेरिस जाने की जरूरत ना होगी, वो एक एक गांव में भी मिल सकता है। और तानसेन को पैदा करने के लिए अकबर का दरबार जरूरी न होगा, घर घर में एक एक बेटा तानसेन हो सकता है। लेकिन इतना लीजर, इतना विश्राम की जरूरत है जिसमें यह संस्कृति विकसित हो सके। लेकिन हमारा देश श्रम को आदर दे रहा है। श्रम को आदर देने के कारण टेक्नोलॉजी विकसित नहीं हो पाई। टेक्नोलॉजी विकसित न होने के कारण समृद्धि और संपत्ति पैदा नहीं हुई। संपत्ति लक्ष्मी की पूजा से पैदा नहीं होती, संपत्ति टेक्नोलॉजी से पैदा होती। आज जो देश समृद्ध है, अमेरिका आज समृद्ध है और पृथ्वी पर पहला देश ठीक अर्थों में समृद्ध है। रूस अभी भी गरीब है, यह ध्यान रहे। रूस अभी भी समृद्ध नहीं है। रूस की समृद्धि जो थोड़ी बहुत है वो भी बहुत महंगी और बामुश्किल पाई गई है। और रूस में कोई 40 वर्षों में 1 करोड़ लोगों की हत्या करके किसी तरह काम करवाया गया है। पूरा रूस एक कंसंट्रेशन कैंप बन गया, तब कहीं काम लिया जा सका है। आदमी को जबरदस्ती पीछे बंदूक के कुंधे पर काम लिया जा सका है, फिर भी रूस समृद्ध नहीं हो सका। आज भी रूस की बुनियादी हालत गरीबी की है। आज भी अमेरिकी अर्थों में रूस समृद्ध नहीं है। अमेरिका अकेला मुल्क है जो समृद्ध हो सका। कैसे हो सका है? अमेरिका समृद्ध हो सका है तकनीक के अत्याधुनिक विकास से। तकनीक ने श्रम को बदल दिया, लेकिन हम यहां उल्टी प्रक्रिया में लगे। हम कहते हैं थोड़ा बहुत टेक्निक आ गया हो तो उसको भी श्रम से बदल दो। अगर टेक्सटाइल मिल चल रही हो तो उसको हटाओ और चरखे चलाओ। हम उल्टे, हम सिर के बल शीर्षासन करने के ऐसे आदी हो गए हैं कि हम सीधे पैर के बल खड़े नहीं होना चाहते। हम कहते हैं चरखा चलाना बहुत ऊंची बात है, तो नेता रोज सुबह घर के सामने बैठ के चरखा चला लेता, धूप में कि जनता देख ले। राजघाट पे गांधी जी के मरने के दिन बैठ के चरखा चला लेता है कि कैमरामैन फोटो उतार ले।
चरखा चलाने में इतना क्या आदर है? चरखा अगर चलेगा तो मुल्क गरीब होगा, चरखे से मुल्क अमीर नहीं हो सकते। चरखा तो बहुत दिन से चल रहा है, 5-6 हजार साल से हम चरखा चला रहे हैं। कौन सी अमीरी आई? अमीरी टेक्निक से आती है, क्योंकि टेक्निक 1000 आदमी का काम अकेला कर देता है, 1,00,000 आदमी का काम अकेला कर देता है। टेक्निक हमारा बढ़ा हुआ हाथ है, टेक्निक हमारा 1000 गुना हो गया श्रम, और हम विश्राम में हो जाते हैं। और विश्राम से बैठा आदमी नए आविष्कार कर पाता है, और एक चक्र शुरू हो जाता है जिसमें समृद्धि आती। इस देश में वो चक्र आज तक शुरू नहीं हो पाया, और आज तक इस देश के समझदार लोग उल्टी बातें समझा रहे हैं। गांधी जी 3rd क्लास में चलते हैं। कोई ने पूछा कि आप 3rd में क्यों चलते हैं? उन्होंने कहा चूंकि 4th क्लास नहीं है। 4th क्लास की बड़ी जरूरत है, लेकिन 4th में चलेंगे और कोई पूछेगा 4th में क्यों चलते हैं, तो वो कहेंगे 5th क्लास नहीं। इसका अंत नरक में होगा, इसके पहले नहीं हो सकता। जब तक नरक में न पहुंच जाए तब तक तृप्ति न होगी। लेकिन जो देश इस भाषा में सोचेगा पीछे लौटने की और नीचे गिरने की और नीचे गिरने की, वो आगे कैसे बढ़ेगा? मैंने सुना है कि गांधी जी जेल में थे और वल्लभ भाई उनके साथ थे। गांधी जी 10 छुआरे फुला के सुबह नाश्ता करते थे। वल्लभ भाई ने सोचा कि बूढ़ा रोज रोज दुबला होता चला जाता, 10 छुआरे से क्या होगा? उन्होंने 12 छुआरे फुला दिए। कौन गिनती करेगा? लेकिन गांधी जी गिनती में होशियार थे। रात जब सब काम बंद हो जाता तो कौड़ी कौड़ी का हिसाब वो आश्रम में 2 बजे रात तक करते रहते। सब हिसाब करके फिर वो सोते। सुबह उठते से उन्होंने देखा कि मालूम होता है छुआरे ज्यादा हैं, गिनती की 12 निकले। उन्होंने वल्लभ भाई पटेल को कहा कि कैसे 12 डालिए, तो भारी अपराध हो गया। वल्लभ भाई ने कहा कि मैंने सोचा कि थोड़ा ज्यादा आपके शरीर में चला जाए तो ठीक, शरीर की बड़ी जरूरत है आपकी, लेकिन हम इस मुल्क में मानते नहीं कि शरीर की कोई जरूरत। हम तो कहते हैं सिर्फ आत्मा ही से रहना काफी। हमारा अगर बस चले हम सब भूत प्रेत हो जाएं, वैसे हो ही गए। शरीर की कोई जरूरत ही नहीं है। छुआरे की शरीर को जरूरत है, गांधी जी शुद्ध आत्मा, शरीर की जरूरत क्या है? वल्लभ भाई ने कहा फिर 10 और 12 में फर्क ही क्या है? गांधी जी ने यह बात पकड़ ली। गांधी जी ने कहा 10 और 12 में फर्क नहीं तो कल से मैं 8 ही खा लूंगा, क्योंकि फिर 10 और 8 में कोई फर्क नहीं। मैं मानता हूं कि वल्लभ भाई का 10 और 12 में कोई फर्क नहीं है, मुल्क को विकास की तरफ ले जाएगा, और गांधी का 10 और 8 में कोई फर्क नहीं है, मुल्क को पतन की तरफ ले जाएगा। वल्लभ भाई उतने बड़े आदमी नहीं, लेकिन सहज और सीधे और सादे आदमी। 10 से 12 पे जाना चाहते हैं, 3rd क्लास से 2nd क्लास में जाना चाहते हैं। गांधी जी बड़े आदमी, लेकिन बड़े आदमी खतरनाक हो सकते हैं, क्योंकि आदमी को बड़ा होने के लिए अक्सर सामान्य आदमी से उल्टा होना पड़ता है। जब तक वो उल्टा खड़ा ना हो कोई उसको बड़ा नहीं मानता। 3rd क्लास से 4th क्लास में जाए तभी जनता कहेगी हाँ यह है महात्मा। 2 चपाती खाए, 1 चपाती खाए तो और बड़ा महात्मा, बिल्कुल ना खाए तो और बड़ा महात्मा। असल में जिंदा रहते हुए महात्मा में थोड़ी कमी ही होती है, मर के ही महात्मा पूरा हो पाता है। इसलिए मरे हुए महात्माओं की हम सदा पूजा करते हैं, जिंदा महात्मा में थोड़ी भूल चूक दिखी जाती है। ये हमारा सोचना बहुत महंगा और खतरनाक है। सुकुड़ने का सोचना है, संकोच का, दबने का, नीचे उतरने का नहीं। टेक्नोलॉजी को श्रम में नहीं बदलना है, श्रम को टेक्नोलॉजी में बदलना है, तो देश में अमीरी पैदा होगी। खेत जितनी संपत्ति हाथ से पैदा कर सकते थे कर चुके, और खेत भी थक गए बुरी तरह, और हाथ भी थक गए बहुत बहुत बुरी तरह। अब खेत पर हाथ की जगह मशीन चाहिए, लेकिन मशीन हमें भौतिकवादी मालूम पड़ती है। मशीन को उपयोग में लाने वाले लोग मटेरियलिस्ट मालूम पड़ते हैं। हम अध्यात्मवादी लोग हैं, हम मशीन का कैसे उपयोग कर सकते हैं? और अगर करेंगे भी तो बेईमानी से करेंगे, ईमानदारी से न करेंगे। अब ये मैं माइक का उपयोग कर रहा हूं। एक जैन आचार्य हैं तुलसी, अभी तक माइक का उपयोग न करते थे, क्योंकि ख्याल था आवाज जोर से पैदा होगी तो कीटाणु मर जाएंगे। लेकिन अब सच तो यह है कि अगर कीटाणु मरते हो तो थोड़ी आवाज में भी मरते होंगे।
मुंह पे पट्टी बांधने में भी मरते होंगे, थोड़े कम मरते होंगे। असल में अगर आवाज से कोई मरता हो तो ओंठ सी देने चाहिए, लेकिन उनको दिखाई पड़ा कि मुंह पे पट्टी बांध के 10-5 लोग ही मुश्किल से सुन पाते, बड़ी भीड़ इकट्ठी हो इसका भी रस नहीं छूटता। तो अभी बेईमानी की तरकीब निकाली। अभी बेंगलोर में माइक से बोले तो लोगों ने कहा कि आप और माइक से बोल रहे हैं। उन्होंने कहा मैं माइक से नहीं बोल रहा, मैं तो सिर्फ बोल रहा हूं। किन्हीं लोगों ने माइक सामने रख दिया तो मैं क्या करूं। श्रावक सुनना चाहते हैं, वो पाप उनके जुम्मे, उन्होंने माइक रखा। मैं तो अपनी जगह बैठ के बोल रहा हूं। ना तो मैं ये कहता कि माइक रखो, ना मैं ये कहता कि माइक मत रखो। अब ये बेईमान तरकीबें हैं मशीन का उपयोग करने की, ये ज्यादा डिसऑनेस्ट मीन्स है। अगर मशीन का उपयोग करना है तो सीधा करो, उसमें पाखंड और बेईमानी की क्या जरूरत है। नहीं, लेकिन ये तरकीब निकालनी पड़ेगी, क्योंकि मशीन के उपयोग के साथ हमें ख्याल है कि भौतिकवाद, ये मटेरियलिज्म, ये देश भौतिकवाद का विरोधी रहा है, समृद्ध नहीं हो सकता। अगर किसी देश को समृद्ध होना है उसे ठीक अर्थों में भौतिकवादी होना जरूरी है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि भौतिकवादी होने से कोई गैर अध्यात्मवादी हो जाता है। यह भी एक भ्रांत तर्क है। अगर एक मंदिर हमें बनाना हो तो मंदिर का सोने का शिखर अकेला नहीं रखा जा सकता, नीचे नींव में पत्थर भी भरने पड़ते हैं। लेकिन अगर कोई ये समझ ले कि हम नींव में पत्थर ना भरेंगे, हम तो सिर्फ स्वर्ण कलश चढ़ाएंगे, तो मंदिर कभी ना बनेगा। स्वर्ण कलश में और नींव के गंदे और कुरूप पत्थर में कोई भेद नहीं है। वो नींव का पत्थर ही स्वर्ण के कलश को संभालता है। अध्यात्म के कलश अगर देश के मंदिर पे चढ़ाने हो तो नींव में भौतिकवाद के पत्थर बिछाने पड़ेंगे, इसके सिवा कोई रास्ता नहीं। देश का मंदिर अगर बनाना है ठीक, तो नींव भौतिकवाद की होगी और कलश अध्यात्म का। अध्यात्म और भौतिकवाद का विरोध बिल्कुल झूठा है, वैसा विरोध कहीं भी नहीं है। आत्मा और शरीर का विरोध झूठा है, परमात्मा और प्रकृति का विरोध झूठा है। लेकिन इस देश को इसी डुअलिज्म में समझाया जा रहा है। ये बड़े मजे की बात है। हमें यही समझाया जा रहा है कि शरीर को मारो अगर आत्मा को पाना है, दीनहीन बनो, दुखी बनो, दरिद्र बनो, भूखे रहो अगर आत्मा को पाना है। मैं नहीं सोचता कि स्वस्थ शरीर हुए बिना कोई आत्मा को उपलब्ध हो सकता है। मैं नहीं सोचता कि जीवन की सामान्य जरूरतें पूरे हुए बिना कोई आत्मा की तरफ यात्रा कर सकता है। यह असंभव है। यह ऐसा ही है जैसे नींव के पत्थर के बिना कोई स्वर्ण कलश चढ़ाने की कोशिश कर रहा हो। नहीं, भूत और अध्यात्म विरोधी नहीं है। अगर कोई कहे कि वीणा को हटाओ, हम तो सिर्फ संगीत को प्रेम करते, सिर्फ संगीत चाहिए, वीणा तो भौतिक है, वीणा तो भौतिक है ही, वीणा को हटाओ, सिर्फ संगीत चाहिए, तो ध्यान रहे, वीणा तो बिना संगीत के हो सकती है, लेकिन संगीत बिना वीणा के नहीं हो सकता है। शरीर तो बिना आत्मा के हो सकता है कि आत्मा का हमें कोई पता ही ना हो, हम सिर्फ शरीर में जीते रहें, लेकिन अकेली आत्मा बिना शरीर के नहीं हो सकती। ये ध्यान रहे, निकृष्ट के बिना श्रेष्ठ नहीं हो सकता, लेकिन श्रेष्ठ के बिना निकृष्ट हो सकता है। ये बड़ी अद्भुत बात है, लेकिन जिंदगी ऐसी है। यहां नींव हो सकती है बिना कलश के, लेकिन कलश बिना नींव के नहीं हो सकता। यहां जड़ें हो सकती हैं बिना वृक्ष के, लेकिन वृक्ष बिना जड़ों के नहीं हो सकता। जड़ें कुरूप है माना, लेकिन जड़ों में रस है जो वृक्षों के फूलों तक पहुंचता है। ये देश जड़ों को इंकार कर रहा हो, कहता हम सिर्फ फूलों को प्रेम करेंगे। ये प्रेम असंभव है। ये प्रेम बहुत महंगा पड़ गया। 5000 साल हमने फूलों से प्रेम करने की कोशिश की, जड़ों को इंकार करके, आत्मा को पाने की कोशिश की, शरीर की दुश्मनी करके, प्रकृति को निकृष्ट करके, प्रकृति को असार करके परमात्मा का मंदिर खोजा, वो हमें नहीं मिला। बल्कि फूल तो मिले ही नहीं, जड़ें भी कुम्हला गईं और सूख गईं, क्योंकि जड़ों को हमने पानी ना दिया। जब हम जड़ों के दुश्मन थे तो हम पानी कैसे देते? समृद्धि पैदा होगी भौतिकवाद के सहज स्वीकार से। ये देश जब तक अपने थोथे अध्यात्मवाद से भरा है, थोथा अध्यात्मवाद में उसे कहता हूं जो भौतिकवाद का विरोधी है।
ठीक राइट स्पिरिचुअलिज्म उसे कहता हूं जो भौतिकवाद को समाहित कर लेता है, जो कहता है आए भौतिक भी हम में समा जाए, भौतिक हमारा कुछ ना बिगाड़ पाएगा। लेकिन ये हमारी अब तक की वृत्ति रही, हम समृद्ध कैसे हो। हमने दरिद्रता के सब उपाय किए और हम सफल हो गए। हमने समृद्धि का कोई उपाय ही नहीं किया क्योंकि हमने मूल आधार ना रखा। एक बात भौतिकवाद का सम्यक स्वीकार चाहिए। आने वाले भारत की नई पीढ़ी को भौतिकवाद को आत्मसात करना होगा। ये कहते कि पश्चिम भौतिकवादी है, इंकार करने से नहीं चलेगा, क्योंकि जो पश्चिम भौतिकवादी है उसी के सामने हाथ फैलाने पड़ते हैं, भीख मांगनी पड़ती है। और ये बहुत अशोभन है कि अध्यात्मवादी भौतिकवादियों के सामने भीख मांगे, लेकिन हम 20 साल से भीख मांग रहे हैं और आगे भी अभी कोई उपाय नहीं दिखता कि भीख मांगना हमें बंद करने की स्थिति आई। भीख हमें मांगनी ही पड़ेगी, क्योंकि हम अध्यात्मवादी, हम शुद्ध आत्मा में जीना चाहते हैं। तो कौन गेहूं पैदा करे, कौन मशीनें लाए, कौन टेक्नोलॉजी पैदा करे? नहीं, वो हमसे नहीं होगा, वो पश्चिम करे और हम भीख मांगे। ये हमारी पुरानी तरकीब है। पाप कोई और करे, पुण्य हम करें। एक आदमी सन्यासी हो जाता है, वो कहता है हम दुकान नहीं करेंगे, दुकान में पाप। हम खेती नहीं करेंगे, खेती में पाप। हम पैसा नहीं कमाएंगे, हम पैसा छुएंगे नहीं, छूने में पाप। अभी 2 सन्यासी मुझे मिलने आए, उनसे मैंने कहा कि आप कल सुबह आ जाएं। उन्होंने कहा बड़ी मुश्किल होगी क्योंकि हम पैसा नहीं छूते। कोई आदमी हमारे साथ रहता है जो पैसा खीसे में रखता है, वो पैसा देता है, तो हम उस आदमी को पूछ लें अगर वो कल सुबह आ सकता हो तो हम आ सकते। मैंने कहा बड़ा मुश्किल है। मैंने कहा आप पैसा क्यों नहीं छूते? उन्होंने कहा पैसा छूना पाप। और मैंने कहा वो आदमी आपके लिए पैसा छू रहा है तो वो किसके लिए पाप कर रहा है? नरक वो जाएगा, आप स्वर्ग चले जाएंगे। मैं दुकान करूं तो पाप है, मैं दुकान न करूं और 2 दुकान करने वाले मुझे जिंदगी भर पाले तो पुण्य है। पाप कोई और करे, पुण्य हम करेंगे। ये हमारी पुरानी प्रवृत्ति है। पश्चिम भौतिकवादी हो, पेट हमारा खाली है, रोटी पश्चिम दे। पाप अगर होगा, नरक अगर जाएंगे तो पश्चिम के लोग जाएंगे। बड़े मजे की बात, अमेरिका का किसान नरक जाएगा क्योंकि भौतिकवादी है, और हम स्वर्ग जाएंगे क्योंकि हम अध्यात्मवादी हैं। और अमेरिका का किसान हमारे लिए मेहनत करेगा। 4 किसान अमेरिका में मेहनत कर रहे हैं, उनमें 1 किसान की मेहनत हमें मिल रही। आज अमेरिका का 1/4 भोजन हम ले रहे हैं, लेकिन बेशर्मी के साथ। ये हमें खुद पैदा करना पड़ेगा। लेकिन ये हम कैसे पैदा करेंगे? अगर भौतिकवाद की स्वीकृति नहीं तो ये पैदा नहीं होगा। इस देश में भौतिकवाद के अस्वीकार के कारण विज्ञान भी पैदा नहीं हो पाया। हमारी जलती हुई समस्या यह है कि हम कैसे तीव्रता से विज्ञान पैदा करें, कैसे हम साइंटिफिक हो जाएं। लेकिन हमारा सब सोचना गैर साइंटिफिक है, हमारे चिंतन के सब आधार गैर साइंटिफिक है। अगर हम सोचेंगे भी तो हम हमेशा गैर साइंटिफिक ढंग में ही सोचेंगे। हमारे सोचने की पूरी धारा, पूरा ढांचा ऐसा है। अब जनसंख्या बढ़ती है, वो हमारी सवाल है आज मुल्क के सामने। हमारे विचारशील लोग उनसे पूछिए जाके कि जनसंख्या बढ़ती तो क्या करें? वो कहते हैं ब्रह्मचर्य धारण करो। गांधी जी कहते हैं ब्रह्मचर्य धारण करो, विनोबा जी कहते हैं ब्रह्मचर्य धारण करो, जनसंख्या नहीं बढ़ेगी, ब्रह्मचर्य धारण करो। और 5000 साल का अनुभव ये कहता है कितने लोगों ने ब्रह्मचर्य धारण किया, लेकिन अनुभव से हम कुछ सीखते नहीं। और कितने लोग ब्रह्मचर्य धारण कर लेंगे वो भी हम नहीं सोचते। और खतरा तो यह है कि अगर ये 40 करोड़ का मुल्क एकदम से ब्रह्मचर्य धारण कर ले 2-1 साल, तो हम एक दूसरे की गर्दन घोंट डालें। इतना हमारे भीतर काम का वेग इकट्ठा हो जाए कि जिंदा रहना मुश्किल हो जाए, पूरा मुल्क पागल हो जाए। वो बच्चे पैदा करने से भी महंगा पड़े, लेकिन उसका हमें कोई ख्याल नहीं। वैज्ञानिक साधन से हमारा विरोध है तो बर्थ कंट्रोल से हमारा विरोध है, क्योंकि वो वैज्ञानिक साधन है, सोचने का वो वैज्ञानिक ढंग है, लेकिन उससे हमारा विरोध है। हम किसी भी चीज के संबंध में वैज्ञानिक बुद्धि से नहीं सोच पाते। वैज्ञानिक बुद्धि हमारे पास नहीं। बुद्धि वैज्ञानिक हो सकती है आज भी, उसके आधार बदलने होंगे। हमारे सोचने के आधार क्या हैं? हमारा सोचने का आधार सदा शास्त्र है। जब भी हम सोचते हैं तो हम पहले ये पूछते हैं गीता क्या कहती। अब गीता को कब तक परेशान करेंगे? और कृष्ण ने आपका क्या बिगाड़ा है? पैदा हो गया आपके मुल्क में तो कोई कसूर हो गया, अपराध हो गया, उनका पीछा कब तक करेंगे?
लेकिन पहले हम गीता खोलेंगे। समस्या आज की, शास्त्र कल का, उनका मेल क्या है? लेकिन पहले शास्त्र में खोजेंगे कि शास्त्र सम्मत कोई रास्ता मिल जाए। शास्त्र में कुछ रास्ते हैं, वो हम खोज लेंगे। वो रास्ते लागू नहीं होंगे, क्योंकि ये बुद्धि जो शास्त्र में खोजती अवैज्ञानिक, वैज्ञानिक बुद्धि प्रयोग में खोजती, अवैज्ञानिक बुद्धि शास्त्र में खोजती। प्रयोग भविष्यगामी है और शास्त्र अतीत से बंधे। प्रयोग सदा भविष्य में ले जाता है, एक्सपेरिमेंट हमेशा भविष्य में ले जाता है, और शास्त्र सदा अतीत में ले जाते हैं। जाना है भविष्य में और पकड़े हैं शास्त्र को तो मुसीबत खड़ी हो गई। जाना है पूरब और बैलगाड़ी में बैल जुते हैं पश्चिम की तरफ। बैलगाड़ी के बैल चलते हैं तो और पश्चिम में चले जाते हैं, और जाना है पूरब। बहुत कठिनाई हो गई, बहुत मुश्किल हो गई। शास्त्र की तरफ देखना बंद करना पड़ेगा। वैज्ञानिक बुद्धि शास्त्र की तरफ नहीं देखती, बल्कि ध्यान रहे, जब से कुछ लोगों ने शास्त्र की तरफ देखना बंद किया तभी से विज्ञान पैदा हुआ। नहीं तो विज्ञान कभी पैदा ना होता। गैलीलियो को सवाल उठा कि जमीन चपटी है या गोल, बाइबल खोल के देख सकता था, उसमें लिखा है जमीन चपटी, बात खत्म हो जाती थी। उसने कहा बाइबल पे हम फिक्र नहीं करते, हम तो खोजने जाएंगे कि जमीन कैसी। खोजने गया तो पाया कि बाइबल गलत। हिंदुस्तान अभी भी अपने शास्त्रों के विपरीत नहीं है, और जब तक हिंदुस्तान की प्रतिभा शास्त्र के विपरीत नहीं, तब तक गैलीलियो पैदा नहीं होगा, कोpernicus पैदा नहीं होगा, डार्विन पैदा नहीं होगा, मार्क्स पैदा नहीं होगा, फ्रायड पैदा नहीं होगा। वैज्ञानिक बुद्धि पैदा नहीं होगी, वो नहीं हो सकती। हम जब भी कुछ खोजते हैं फौरन शास्त्र में जाके संदर्भ देख लेते हैं, बात खत्म हो जाती। प्रयोग में नहीं उतरते, जिंदगी देखने नहीं जाते, और कई दफे ऐसा हो जाता है। इतना कठिन है अवैज्ञानिक मन। मैंने सुना है अरस्तु तो बड़ा विचारक था, उनके दांत आदमियों से कम होते, तो उसने अपनी किताब में भी लिख दिया कि स्त्रियों के दांत आदमी से कम होते। अब 2 औरतों वाले आदमी को कितनी देर लगती थी, एक मिसेस को कहता जरा मुंह खोलो, दांत गिन लेता, लेकिन वो उसने नहीं गिने। पुरानी किताब में लिखा है कि स्त्रियों के दांत कम होते, और सब किताबें पुरुषों ने लिखी तो स्त्रियों में बराबर दांत होते हैं, ये भी कैसे मान सकते? स्त्रियों में कमी तो होनी चाहिए सब तरह की, वो तो पहले पक्का सिद्धांत है। अब ये बड़े मजे की बात है कि किसने किताब लिखी, और अरस्तु ने भी अपनी किताब में लिख दिया कि स्त्रियों के दांत पुरुषों से कम होते, गिना नहीं। अरस्तु के मरने के 1000 साल तक सारा यूरोप ये मानता रहा कि स्त्रियों के दांत पुरुषों से कम होते। अब मजा है कि पुरुषों को छोड़ दो, पक्षपात है उनका, स्त्रियां क्या करती रही, अपने दांत नहीं गिन सकती। लेकिन अवैज्ञानिक बुद्धि शास्त्र में जाती, उन्होंने भी किताब खोल के पढ़ा होगा स्त्रियों के दांत कम, तो बात खत्म हो गई। आश्चर्यजनक है लेकिन सत्य है। हजारों मान्यताएं चल रही हैं क्योंकि शास्त्र में लिखी। देश को एक वैज्ञानिक बुद्धि चाहिए तो हम अपने जिंदगी के सवालों को हल कर सके। हमारी अवैज्ञानिक प्रवृत्ति ने बहुत कुछ समस्याएं खड़ी कर दी, वो चारों तरफ खड़ी, वो हमें घेरे हुए, उनको काटना मुश्किल होगा, क्योंकि विज्ञान पैदा ना हो तो टेक्नोलॉजी पैदा नहीं होगी। हाँ, हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, पश्चिम से हम उधार टेक्नोलॉजी ला सकते हैं, लेकिन उधार बुद्धि कहां से लाइएगा? और बैलगाड़ी में बैठने वाले आदमी के पास एक तरह की बुद्धि होती है बैलगाड़ी की। हवाई जहाज मिल सकता है उधार, बैलगाड़ी में बैठने वाले आदमी को हवाई जहाज में बिठाला जा सकता है, पायलट बनाया जा सकता है, लेकिन बैलगाड़ी वाले की बुद्धि एकदम हवाई जहाज के पायलट की बुद्धि नहीं हो जाती। और बैलगाड़ी वाली बुद्धि के हाथ में हवाई जहाज खतरनाक सिद्ध होगा, नुकसान में ले जाएगा, फायदे में नहीं ले जा सकता, मुश्किल में डाल देगा। नहीं, पहले इस देश की बुद्धि बदलनी चाहिए। क्या आपको पता है कि 300 साल में पश्चिम में जो विज्ञान का विकास हुआ, उसका जन्म का कारण संदेह की प्रवृत्ति है। संदेह, डाउट। 300 साल में पश्चिम के युवकों ने संदेह किया, पूर्वजों पर, पुरखों पर, पिताओं पर, पिछली सदियों पर, पिछले शास्त्रों पर, जीसस पर, मोहम्मद पर, सब पे संदेह किया, मूसा पर,
जरथुस्त्र पर। उस संदेह का परिणाम हुआ विज्ञान। आज भी हम संदेह करने में समर्थ नहीं हो पा रहे हैं, और अगर हम संदेह नहीं कर पाते तो विज्ञान का जन्म नहीं हो सकता, वैज्ञानिक बुद्धि पैदा नहीं हो सकती। अवैज्ञानिक बुद्धि का आधार है विश्वास, बिलीफ, और वैज्ञानिक बुद्धि का आधार है संदेह, डाउट। क्या आज भी हम संदेह करने की स्थिति में हैं? नहीं, आज भी शिक्षक सिखा रहा है विश्वास करो, पिता सिखा रहा है विश्वास करो, बड़ा भाई छोटे भाई को सिखा रहा है विश्वास करो। सब तरफ विश्वास सिखाया जा रहा है। विश्वास अब आगे हमें कठिनाई में डाल दे सकता है। संदेह सिखाने की जरूरत। और यह बड़े मजे की बात है कि जब कोई आदमी ठीक से संदेह करने लगता है तो वो उन विश्वासों पर पहुंच जाता है जो असंदिग्ध है। जब कोई आदमी ठीक से संदेह करता है तो उन विश्वासों पर पहुंच जाता है जो असंदिग्ध है। और जब कोई आदमी पहले से विश्वास कर लेता है तो कभी असंदिग्ध विश्वासों पर नहीं पहुंच पाता है। संदेह की यात्रा सत्य तक ले जाती है, विश्वास की यात्रा कभी भी नहीं। लेकिन हम विश्वास से भरे हुए लोग, हम सब तरफ से विश्वास से जी रहे। ये तोड़ना पड़ेगा, ये मिटाना पड़ेगा। तो आज कोई कारण नहीं है कि जो पश्चिम में संभव हुई है समृद्धि वो यहां संभव क्यों ना हो जाए। बेहतर जमीन है, बेहतर आकाश है, बेहतर मौसम है, ज्यादा उपलब्ध सूरज है, पहाड़ है, संपत्ति है, जमीन है, सब है। लेकिन वो बुद्धि नहीं है जो उसमें से कीमिया को निकाल दे और संपत्ति को पैदा कर दे। सिर्फ बुद्धि की कमी बाधा डाल रही है और कोई बाधा नहीं। और बुद्धि हो तो संपत्ति पैदा होगी, लेकिन हमको उसकी भी फिक्र नहीं है। हम कहते हैं जो संपत्ति है उसे बांट लें तो सब मामला हल हो जाएगा। तो हमारा सारा बुद्धिमान वर्ग एक नारे में लगा है कि बस संपत्ति को बांटो। मैं नहीं मानता कि वो बहुत बुद्धिमान वर्ग है जो इस नारे में लगा है। संपत्ति नहीं है, बांटिएगा क्या? पहले संपत्ति पैदा करो, पहले संपत्ति को बरसाओ, पहले संपत्ति से देश को भर दो, फिर बांटना तो बहुत आसान काम। लेकिन अगर आज हमने जबरदस्ती संपत्ति बांट भी ली, बांट लेंगे ऐसा लगता है कि बांट लेंगे, क्योंकि रिक्शा वाला बहुत प्रसन्न हो गया है, इंदिरा जी के आसपास घेरा लगा के नारे लगा रहा है, वो कह रहा है जिंदाबाद। हम लगता है कि हम संपत्ति बांट लेंगे, संपत्ति नहीं है उसको बांट लेंगे, वो बढ़ जाएगी और ये देश और गरीब हो जाएगा। संपत्ति नहीं बांटनी है, विश्वास की हत्या करनी है और संदेह को जन्म देना है। धर्म के अंधेपन से मुक्त होना है और वैज्ञानिक की आंख पैदा करनी है। और गरीबी का पुराना मोह छोड़ना है और संपत्ति को पैदा करने का स्वस्थ आग्रह पैदा करना है। दीनहीन होने की पुरानी व्याख्याएं जला डालनी है और समृद्ध होने के नए आधार रखने हैं। भौतिक बात को स्वीकार करना है ताकि अध्यात्म का कलश, स्वर्ण कलश उस पर चढ़ाया जा सके। ये काम है जो देश के बुद्धिमान को करने हैं। लेकिन देश का बुद्धिमान नारेबाजी में, और नारेबाजी के साथ भीड़ भी खड़ी हो जाती। भीड़ बहुत कम समझदार है, भीड़ को खड़ा कर लेना बहुत कठिन नहीं है। अगर भीड़ बहुत समझदार होती तो उसने अपने मसले कभी हल कर लिए होते, लेकिन भीड़ बहुत समझदार नहीं है। और इस देश में भीड़ को अगर इकट्ठा करना हो तो नासमझी की बातें करनी बहुत जरूरी है। नासमझी हो तो भीड़ इकट्ठी हो जाती। इस देश में नेता होना हो तो थोड़ी मीडिया कर बुद्धि का होना जरूरी है। बहुत प्रतिभावान आदमी इस देश में नेता नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत प्रतिभावान आदमी भीड़ की बातों पर राजी नहीं होगा। अक्सर प्रतिभावान आदमी भीड़ की बातों का विरोध करेगा, क्योंकि भीड़ अपनी भूलों से परेशान है। उसकी भूलों को स्वीकार करना खतरनाक। लेकिन नेता होने का सूत्र है कि जो भीड़ कहती है वही तुम भी कहो। नेता होने का कीमिया, केमिस्ट्री है कि हमेशा भीड़ के पीछे चलो। नेता दिखता आगे, होता हमेशा पीछे। नेता अपने अनुयायी का भी अनुयायी होता है। अनुयायी का भी अनुयायी जो हो सकता है वही नेता हो सकता है। वो अनुयायी के पीछे चलता, वो देखता है अनुयायी क्या मानता है वही कहो, अनुयायी क्या चाहता है वही कहो। नारे पैदा हो गए। देश 20 साल से नारों के आसपास जी रहा है। स्लोगन बाजी है, उसमें कुछ बहुत सोच विचार नहीं है, उसमें कोई बहुत गहरी खोज नहीं है। देश के महारोग के भीतर उतरने की कोई निष्ठावान चेष्टा नहीं, सिर्फ नारेबाजी। जनता को क्या नारा ठीक लगता है वो नारा लगाओ।
और जनता ही अगर समझदार होती तो 5000 साल की दीनता और दरिद्रता हमने न झेली होती। अब फिर जनता प्रमुख हो गई। अब फिर जनता जिसको साथ देगी वो इस मुल्क को आगे चलाएगा। जनता के मानस में नए विचार डालने पड़ेंगे, जनता का मानस बदलना पड़ेगा, तो शायद गलत नेता उसे गलत मार्गदर्शन न दे सके। अभी इस देश को 50 साल एक परिपक्व पूंजीवाद की जरूरत है, एक मैच्योर कैपिटलिज्म की जरूरत है। मैं समाजवादी हूं, जब ऐसी बात कहता हूं तो कठिन मालूम पड़ती। समाजवादी मित्र मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं आप क्या कहते हैं? मैं ये कहता हूं कि पूंजीवाद आ जाए तो समाजवाद आ सके, पूंजीवाद ही ना आए तो समाजवाद नहीं आ सकता। और मैं ये कहना चाहता हूं कि रूस का प्रयोग बहुत गहरे अर्थों में असफल हुआ है और परेशानी हुई। चीन का प्रयोग असफल हो रहा है और भीतर बहुत गहरी परेशानी। चीन ने पहली दफा तिब्बत पर हमला किया तो मेरे एक मित्र मानसरोवर की यात्रा पर गए थे। वो लौटते थे तो एक तिब्बती गांव में उनको पकड़ लिया गया। जिन चीन के सैनिकों ने पकड़ा वो मुझसे कहने लगे हम बहुत हैरान हुए। वो चीन के सैनिक इनका एक एक सामान देखने लगे। स्टोव था इनके पास, वो स्टोव नहीं समझ सके कि स्टोव क्या है। तो उन्होंने कहा कि इसे जला के बताओ, चला के बताओ कि ये है क्या, ये चीज क्या है। वो समझे कि कोई खतरनाक यंत्र है। स्टोव, साधारण चाय बनाने का स्टोव। चीन का सैनिक नहीं समझ सका कि ये क्या है। गांव के किसान हैं, जबरदस्ती भर्ती कर लिए गए हैं, जबरदस्ती बंदूक पकड़ा दी गई है। स्टोव को चीन का सैनिक नहीं समझ पाया। वो मेरे मित्र कहने लगे हम बहुत हैरान हुए, हमने स्टोव जला के बताया तो जो 8-10 सैनिक थे वो एकदम भाग के दरवाजे के बाहर खड़े हो गए, क्योंकि आग भभकी। उन्होंने समझा कि पता नहीं क्या विस्फोट हो जाएगा, क्या खतरा हो जाएगा। चीन जबरदस्ती समाजवादी होने की कोशिश कर रहा है, इसलिए भारी रक्तपात हो रहा है। 5 महीने के बच्चे को मां से निकालेंगे तो रक्तपात होगा, और रक्तपात के बाद भी समाधान नहीं है। समाधान इसलिए नहीं है कि समृद्धि है ही नहीं, बांटिएगा क्या? तो चीन भीतर से गरीब और परेशान है, मुश्किल में। उस मुश्किल को हल करता है आसपास हमले करके। आसपास हमले करने से आशा बनती चीन के आदमी को कि शायद कहीं से संपत्ति लूट लेंगे, कहीं कुछ उपद्रव हो जाए। लेकिन कहीं से संपत्तियां लूटी नहीं जा सकती, संपत्ति पैदा करनी पड़ती। रूस 40 साल के अनुभव के बाद नए अनुभव ले रहा है। अभी 1960 में पहली दफा रूस में व्यक्तिगत कार रखने की छूट दी गई। हालांकि है नहीं अभी कि व्यक्तिगत कारें सारे लोग रख सके, 150 लोग बड़े नगरों में रख सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत कार रखने की छूट 1960 में दी। और ये अनुभव किया कि अब व्यक्तिगत छूट थोड़ी दो, क्योंकि लोगों का इंसेंटिव मर गया, लोगों की प्रेरणा मर गई, कोई काम नहीं करना चाहता। रूस के सामने बड़े से बड़ा सवाल है, रूस का युवक काम नहीं करना चाहता, क्योंकि काम करने का कोई प्रयोजन नहीं है। अमेरिका मैं मानता हूं 50 वर्षों में ज्यादा बेहतर समाजवादी मुल्क सिद्ध होगा। वो रोज समाजवाद की तरफ बढ़ेगा, बढ़ना पड़ेगा। संपत्ति जब अतिरिक्त हो जाएगी तो व्यक्तिगत कब्जे का कोई मतलब नहीं है। व्यक्तिगत कब्जे का एक ही अर्थ है कि कम है संपत्ति, न्यून है, तभी तक व्यक्तिगत कब्जे का अर्थ है। गांव में हवा पर हम कब्जा नहीं करते, क्योंकि हवा बहुत है, कब्जा करने का कोई मतलब नहीं है। जमीन पे हमने कब्जा किया, लेकिन कब किया? जब जमीन कम पड़ी और संख्या ज्यादा हुई। आज से 100 साल पहले तक जमीन पर कोई कब्जा न था। जो जितनी जमीन जोत लेता था वो उसकी हो जाती थी। मेरे नाना ने मुझे कहा कि उन्हें जो जमीन मिली थी वो मुफ्त मिली थी, क्योंकि कोई जोतने वाला न था। जो जोत ले उसी को जमीन मिल जाती थी, जमीन का कोई मूल्य न था। संख्या कम थी, जमीन ज्यादा थी, तो जमीन पर कोई कब्जा न था। संख्या ज्यादा हुई, जमीन कम पड़ी, जमीन पर कब्जा आ गया। जो चीज कम हो जाएगी उस पर कब्जा हो जाएगा। संपत्ति जब तक कम है तब तक व्यक्तिगत कब्जे को हटाना मुश्किल, और अगर हटाया तो संपत्ति का पैदा होना बंद हो जाएगा, क्योंकि पैदा होने की प्रेरणा विलीन हो जाएगी। संपत्ति इतनी हो जानी चाहिए जैसे हवा है पानी, ताकि उस पर व्यक्तिगत कब्जे का अर्थ खो जाए। अमेरिका 50 वर्षों में समाजवादी हो सकता है, और वहां जो समाजवाद आएगा वो एकदम लोकतांत्रिक और अहिंसात्मक होगा, क्योंकि तब समाजवाद सहज आ जाएगा। संपत्ति के अतिरेक से आया हुआ समाजवाद ही सहज समाजवाद हो सकता है, लेकिन इस मुल्क में कैसे आ सकता है? हम तो बहुत बुरी हालत में हैं।
यहां संपत्ति नहीं। ये संपत्ति पैदा करने के मूल आधार हमें सोचने पड़ेंगे। मैंने कुछ बातें कही इस आशा में कि आप सोचेंगे, विचार करेंगे। निर्णय जल्दी हमें लेना पड़ेगा देश को कि क्या करना है। निर्णय अगर हमने सोच के लिया, नारेबाजी में नहीं लिया, तो शायद सहज उपयोगी हो सके, और नारेबाजी में निर्णय लिया तो खतरनाक भी हो सकता है। नारे सुंदर लगते हैं, इससे सत्य नहीं हो जाते हैं, और कोई बात हमारी ईर्ष्या को तृप्त करती है, इससे सहयोगी और उपयोगी नहीं हो जाती। और भी समस्याएं हैं, कल उन पर बात करूंगा। आपके कोई सवाल होंगे वो लिख के दे देंगे। मेरी बातों को इतनी शांति और प्रेम से सुना, उससे अनुग्रहित हूं, और अंत में सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार करें।